जय हिंद दोस्तों। मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, मैं काफी पेपर आपके लिए करवा चुका हूं, एक पेपर और है और बिना देर किए हम पेपर को शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी आगे इस चीज के लिए रिकमेंड करें। तो देखो, बिना समय गवाए हम पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर का जो पहला ही भाग है हमारा, वो पहला भाग क्या है आपका? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान पहले करेंगे, उसके बाद सामान्य विज्ञान करेंगे, देन मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। तो सबसे पहला आता है बेटा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो भारत का कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना, यदि बात करें हम हाई कोर्ट की बात करें बेटा, उच्च न्यायालय की बात करें, तो उच्च न्यायालय के जो आपके बेटा न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह राज्यपाल की सलाह पर करता है। तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हमारे राष्ट्रगान के गायन का समय सेकंड में क्या है? देखो, जो राष्ट्रगान होता है बेटा, उसका जो ऑथेंटिक टाइम है वो 52 सेकंड का है कि 52 सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। राष्ट्रगान कौन सा है बेटा? जनगण मन अधिनायक वाला है। ये आपका राष्ट्रगान है और किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये भी आ जाता है कई बार, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है बेटा। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? देखो, भारत की बात करें, भारत में सर्वप्रथम रेल 1853 में चली थी, मुंबई से थाने तक। ये लगभग 34 किलोमीटर थी बेटा। ये जो रेल मार्ग था वो आपका लगभग कितने किलोमीटर था? 34 किलोमीटर का था। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय जो इनका मानस पुत्र है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ध्यान रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखो बेटा, राष्ट्रपति की बात करें राज्यसभा में, पहले समझो बेटा, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, ध्यान रखना, और इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें 238 सदस्य, ध्यान रखना, 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्यों को कौन नामित करता है? राष्ट्रपति नामित करता है। ध्यान रखना, और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका कौन होता है बेटा? उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया? देखो बेटा, पहले आम चुनाव की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1952 में करवाया गया, लेकिन जो ये कहें बेटा स्वतंत्र भारत में पहली वोट कब डाली गई, तो वो 9 अक्टूबर 1951 को हिमाचल में डाली गई थी बेटा। कहां पे? हिमाचल में। 1951 है बेटा, ध्यान रखना है कितना है? 1951। तो जो पहले आम चुनाव की बात करें ये अक्टूबर से और बेटा फरवरी, ये अक्टूबर 51 से और फरवरी 1952 तक चले थे। तो जो पहले आम चुनाव हैं वो 1952 के ही हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। सन 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहां होंगे? ध्यान रखना, ये बर्मिंघम में होंगे बेटा, बर्मिंघम में होंगे। और ये कहां का शहर है? इंग्लैंड का शहर है। ध्यान रखना, तो 2022 में जो होंगे बेटा ये खेल कहां पे होंगे? आपके बर्मिंघम। क्वेश्चन नंबर 8, सिखों के अंतिम गुरु थे? नहीं बेटा, क्वेश्चन को बदल देना भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन को बदल देना। क्वेश्चन है कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है? इसको क्वेश्चन को बदल लेना। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, मैंने पुरस्कारों से संबंधित एक पूरा ही वीडियो डाला गया जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने खेलों से संबंधित क्वेश्चन भी बनाए एक वीडियो में, और एक वीडियो में मैंने पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन बनाए। और ध्यान रखना, खेल और पुरस्कारों के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो वीडियो एक बार जरूर देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है बेटा वहां से। तो देखो, कालिदास पुरस्कार आपका ध्यान रखना, ये एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है।
किसके द्वारा? एमपी सरकार के द्वारा दिया जाता है और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, कला एवं अभिनय के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, खेलों से संबंधित पुरस्कार, साहित्य और संगीत, इनसे संबंधित मैंने सारे पुरस्कारों की जो डिटेल चर्चा है वो उस वीडियो में की है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना एक बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ, कोलकाता अधिवेशन में जो कांग्रेस का था, उसमें श्रीमती एनी बीसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जिनको पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल मिला? देखो बेटा, फिजिक्स के संबंध में मैंने आपको बताया बेटा, भारत के कौन कौन है, एक तो सीवी रमन है, एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, इनको फिजिक्स में मिला है। साहित्य में बेटा आपको पता है सबसे पहले मिला था किसको बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, 1911 में ही मिल गया था। और बात करें बेटा हरगोविंद खुराना की, तो इनको मिला है बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन साइंस के चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। देखो, मैं अभी बता रहा हूं बेटा, पुरस्कारों से संबंधित सारे डिटेल जानकारी, नोबेल पुरस्कार क्या होता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है, पुलित्जर पुरस्कार क्या है, कालिदास पुरस्कार क्या है, सरस्वती सम्मान क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, मान बुकर पुरस्कार क्या है आपके, ठीक है, आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड है, इन सारे पुरस्कारों की जानकारी मैंने उस कंप्लीट वीडियो में दी है। तो एक बार आप जो भी बेटा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको जरूर देखना, आर्मी में एक क्वेश्चन पुरस्कार संबंधित जरूर आता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखो, डल झील। डल झील आपकी बेटा श्रीनगर में, कश्मीर में, ध्यान रखना। चिल्का झील, ध्यान रखना, ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दूसरी बड़ी झील है विश्व की। हम सबसे बड़ी की बात करें तो बेटा वो है आपकी सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। और ध्यान रखना, ये चिल्का झील है आपकी, वो कहां पे है बेटा? उड़ीसा में है। कहां पे है चिल्का झील? उड़ीसा में। पुष्कर झील आपकी, ध्यान रखना बेटा, कहां पे? अजमेर में है। और ये वुलर झील, ये सबसे बड़े मीठे पानी की है, बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कहां है? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो भारत की सबसे बड़ी कौन सी हो गई? चिल्का झील। इसके बाद चलिए आगे। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखो बेटा, पारादीप बंदरगाह है, एक ध्यान रखना, ये पारादीप बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जहां पे आपके शिप और वो चलते हैं। तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ध्यान रखना बेटा, जो पारादीप बंदरगाह है वो आपके कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, और बंगाल की खाड़ी पे है। पता ही आपको बेटा उड़ीसा कहां पे है? बंगाली खाड़ी के। अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? देखो बेटा, ये एक गैर सरकारी संगठन है, ध्यान रखना, गैर सरकारी संगठन है जो कि मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है बेटा। और जो इसका वो है मेन, जो इसका कहते हैं जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका इंग्लैंड में है, और कहां पे? लंदन में है बेटा। इसके बाद चलिए, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को शेरे पंजाब, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? देखो, पुलित्जर पुरस्कार ये आपका बेटा जर्नलिज्म में दिया जाता है, जर्नलिज्म में दिया जाता है। ये एक अमेरिका का पुरस्कार है, यूएसए का पुरस्कार है। एक पुलित्जर नाम के प्रोफेसर थे जो अखबार संपादक थे, उनकी स्मृति में यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। यहां पे देखो आपका ये जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलिए चलते हैं हम जनरल साइंस पे। अब देखो जनरल साइंस पे आते हैं बेटा। डीएनए कहां मौजूद होता है? प्लाज्मा, आरएनए, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड। देखो, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ध्यान रखना, जो डीएनए स्थित होता है आपका, वो कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, किसमें होता है? न्यूक्लियस में स्थित होता है। दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? देखो, वोल्टमीटर से वोल्टेज मापी जाती है,
इससे आपका बेटा वायुदाबीय मंडल, वायुदाब नापा जाता है वायुदाबी मंडल का। ये द्रव घनत्व मापी है, द्रव घनत्व मापी है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए लिया जाता है काम में। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैक्टोमीटर। इसके बाद चलिए आगे, हार्मोन का उपयोग। देखो जो हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन का जो मुख्य काम होता है बेटा, जैविक एवं उपापचयी क्रियाओं में होता है। जैविक एवं उपापचयी क्रिया है, उपापचयी क्रिया है, जिनमें आपका बेटा वृद्धि का आता है, जो भी शारीरिक वृद्धि होती है, प्रजनन का आता है, जो भी होते हैं बेटा जैविक एवं उपापचयी क्रियाओं में होता है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक का कार्य करता है। और ऊर्जा उत्पादन के लिए बेटा पावर हाउस है, ध्यान रखना, पावर हाउस ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसे कोशिका का काम शक्ति ग्रह भी बोलते हैं। अब आइए, एक स्थायी वस्तु में देखो वेग, वेग बेटा क्या होता है आपका, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है। तो वेग बेटा एक स्थायी वस्तु में नहीं होता है। त्वरण, त्वरण बेटा वेग में भी परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है बेटा, संवेग भी नहीं होता। एक गति, एक स्थायी वस्तु में एनर्जी होती है बेटा, क्या होती है, एनर्जी, या जिसको ऊर्जा बोलते हैं। गाड़ियों में पीछे की तरफ देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो जब भी बेटा हम गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी के साइड में एक शीशा होता है, उससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, और जो भी कोई मोड़ वगैरह होता है वहां पर वो बहुत ज्यादा काम आता है। और वो जो शीशा होता है आपका, वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है बेटा। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, दूरदृष्टि में भी आपका ये आता है बेटा, और निकट दृष्टि में कौन सा आता है, अवतल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, दूरदृष्टि और अवतल कौन सी में आता है, निकट दृष्टि में बेटा। इसके बाद चलिए आगे, विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। देखो बेटा अमीटर, ये विद्युत धारा को मापता है। देखो बेटा गैल्वेनोमीटर है, ये भी एक प्रकार का अमीटर ही है, ये विद्युत धारा की उपस्थिति मापता है, ठीक है। हालांकि अमीटर का ही प्रकार है, ध्यान रखना बेटा। तो वोल्ट मीटर आपका विभवांतर को मापता है बेटा, किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। घरों में विद्युत धारा, देखो जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है वो कितने वोल्ट की होती है, तो ध्यान रखना वो 220 वोल्ट की होती है। कौन से कितने वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की होती है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, देखो हर्ट्ज में आवृत्ति, और वोल्ट में आपको बता दिया बेटा विभवांतर मापा जाता है। आ गया था डेसिबल में, ध्यान रखना जो ध्वनि की तीव्रता है वो आपकी डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, गति की दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखो चाल, चाल क्या होती है बेटा, ध्यान रखना चाल क्या होती है, किसी भी कोई भी वस्तु है बेटा, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। जो दूरी में परिवर्तन की दर है वो आपकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। एक तरीके से कहें टाइम अपॉन वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। शक्ति क्या होती है बेटा आपकी, ये कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर होती है, W अपॉन टी होता है। त्वरण ध्यान रखना बेटा V अपॉन में टी होता है। वेग में परिवर्तन की दर या फिर आपका बेटा गति में परिवर्तन की दर आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, देखो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था, ध्यान रखना बेटा किसने किया था, गैलीलियो ने। और जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार आता है कि भाई जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया, तो भाप के इंजन का किया था। गैलीलियो एक ध्यान रखना बहुत ही जाने माने खगोलविद हैं, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ध्यान रखना पहले माना जाता था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, लेकिन इन्होंने इस बात का खंडन किया। तो इस बात का भी इनको बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि लोग बाग सबसे पहले यही मानते थे, फिर बोलते थे कि भाई ये तो पागल हो गया, वैसे ही बकरा है। अदालत तक का चक्कर काटना पड़ा था इनको, और इनका जो ये मान लो बाद में इनको नजरबंद भी कर दिया गया था गैलीलियो को। लेकिन बाद में जब कोपरनिकस वगैरह और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर उनके सिद्धांत की पुष्टि की, उसके बाद उनको सम्मान मिला। जीते जी इनको कभी सम्मान नहीं मिल पाया। यदि हीरे को जलते हुए चारकोल में, देखो ध्यान रखना बेटा हीरा है बहुत हाई टेम्परेचर पे जलता है, 850 डिग्री पे जलता है। और जब ध्यान रखना ये जलता है तो ध्यान रखना
ये कांच के जैसा फिर वो नहीं रहता, पारदर्शी नहीं रहता, ये कैसा हो जाता है बेटा, लौ के साथ सफेद हो जाता है, ध्यान रखना। कैसा हो जाता है, लौ के साथ आपका दूधिया या सफेद हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त होती है। तो ध्यान रखना इनमें से बेटा कोई भी नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुक्त होती है इस प्रोसेस में। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप होता है, देखो बेटा ये आपका 120/80 mm, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रक्तचाप कितना होता है, 120 और 80 mm। कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सकें वो आपकी तन्य होती है बेटा। देखो तार में जिसको हम लपेट सकें, तार में जिसको लपेट सकें वो कैसी होगी, तन्य होगी, ध्यान रखना। इसके बाद आगे, विद्युत प्रवाह किस यंत्र से मापा जाता है। देखो विद्युत प्रवाह अमीटर से मापा जाता है, पहले भी आया था। एनीमोमीटर से आपका बेटा क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है, ध्यान रखना। क्या मापा जाता है, पवन का वेग। वोल्ट मीटर से आपका मैंने बता दिया था, विभवांतर मापा जाता है। इसके बाद चलिए आगे, कार्य करने की क्षमता। देखो बेटा बल आपकी कार्य करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, F बराबर बेटा ma होता है, तो ये कार्य करने की क्षमता नहीं है। वाट देखो बेटा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, वाट शक्ति का मात्रक है, ध्यान रखना। ऊर्जा आपकी बेटा कार्य करने की क्षमता, बिल्कुल एकदम सही बात है, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। जल्दबाजी में शक्ति मत कर देना बेटा, शक्ति होती है W/T, यानी कि ये आपकी कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ध्यान रखना बेटा। निम्न में से न्यून कोण होगा, देखो न्यून कोण बेटा 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा। अब देखो आपको यहां पता नहीं लगेगा तो आगे बेटा थीटा लगा दो, इन सब में आगे क्या लगा दो, थीटा, ये बराबर 90 है। तो अब एक बात बताओ, यहां थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो ये तो आपका कौन सा कोण हो गया बेटा, अधिक कोण, या कोई भी कोण होगा 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा कोण, तो ये आपका कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। ध्यान रखना यहां पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, थीटा आगे लगा लेना है, जिससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1260 है तो भुजाओं की संख्या होगी। देखो मैंने आपको बेटा बताया अंतः कोणों का योग होता है आपका n-2 गुणा में 180, और ये कितना दे रखा है बेटा, 1260। n क्या है यहाँ पे, ध्यान रखना, ये n है, यही आपकी भुजाओं की संख्या है। n क्या है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या। तो n-2 गुणा 180, तो बेटा आप यहां पे क्या करो, n-2 बराबर 1260/180, तो ये आ गया बेटा 18 पंजे 90, 18 छिक्की 7 बार कट गया, तो n बराबर आ गया 7 + 2 9 भुजाएं होंगी। तो कितनी भुजाएं होंगी बेटा, 9 भुजाएं होंगी। आपको ये फॉर्मूले में रख देना है, n-2 गुणा 180, नहीं तो 9 देखो बेटा, 9 में से दोगे तो 7, और 18 सत्ते कितना आ गया, 126 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। तो ये अंतः कोणों का योग है। यदि बाहरी कोणों के योग की बात करें तो बाहरी कोणों का योग होता है आपका कितना, 360 डिग्री होता है। ध्यान रखना बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी। मान लो आपके पास बेटा मूलधन कितना है, 100, आप दर कितनी है आपके पास, 10% है, दर कितनी है, 10% है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो बेटा जो मिश्र धन है वो कितना हो जाना चाहिए, 300 हो जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपने 100 रुपए उधार दिए, 300 हो गए, तो ब्याज कितने का लगा, 200 का। अब हमें समय ज्ञात करना है, 200 का ब्याज लगा, 1 वर्ष का कितना है 10, तो 200 कितने का हो गया, 20 वर्ष का हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक व्यक्ति किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो हमें बताना है औसत चाल क्या होगी। देखो बेटा औसत चाल ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। औसत चाल होती है जब 2 चाल दी जाए, 2xy में x + y, x और y यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन में दी गई है वो चाल है। अब बेटा x का मान 40 है और y का मान कितना है, 60, तो फॉर्मूले में रखो 2 × 40 × 60 बट्टे में 40 + 60,
तो ये कितना आ गया बेटा 2 गुणा 40 गुणा 60 बट्टे में 100 आ गया। तो बेटा 2 जीरो फिर 2 जीरो, 6 चौका 24 दूनी कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो आएगा बेटा 48 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका और है करने का इसको, जाने में चाल कितनी है 40, आने में चाल कितनी है बेटा 60। औसत चाल का हमें पता है क्या होता है बेटा, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब 40 और 60 का बेटा एलसीएम लेंगे 120, तो ये आपकी आ गई बेटा कुल दूरी एक साइड की। 40 की चाल से 120 की दूरी 3 घंटे में और 60 की चाल से 120 की दूरी 2 घंटे में। तो अब यहां पे औसत चाल हम ज्ञात करेंगे, कुल दूरी एक साइड की 120 तो 2 साइड की 120 गुणा 2, यहां पे समय 3 घंटे या 2 घंटे, तो कुल समय कितना आ गया 3 + 2 5, 5 से कट जाएगा बेटा ये कितनी बार 24 बार, और 24 दूना कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये जो तरीका बताया मैंने दूसरा वाला, ये वाला जब 3 चाल आ जाती हैं तो ये तरीका आपका बहुत ज्यादा काम आता है, वहां पे ध्यान रखना बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी काम को 112 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 12 पुरुष या 18 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो बेटा 3 पुरुष या 6 महिलाएं, देखो या तो 3 पुरुष या 6 महिलाएं बराबर हैं और काम को 112 दिन में पूरा करेंगी। तो यहां पे मैं कहूं एक पुरुष बराबर आता है 2 महिलाओं के, एक पुरुष बराबर आता है 2 महिलाओं के। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का सीधा सा तरीका है, कुल काम यदि आप बेटा पुरुषों के करस्पॉन्ड निकाल रहे हो तो महिलाओं को हमें पुरुषों में बदलना पड़ेगा, महिलाओं के करस्पॉन्ड निकाल रहे हो कुल काम तो बेटा हमें बाद में फिर पुरुषों को महिलाओं बदलना पड़ेगा। तो मैं यहां बेटा पुरुषों में निकाल रहा हूं कुल काम, तो कुल काम है हमारे पास 3 पुरुष 112 दिन में करते हैं बेटा, यह आपके पास कुल काम आ गया। अब 12 पुरुष और कितनी महिलाएं 8 महिलाएं काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, तो 3 गुणा 112 बट्टे में आ जाएगा बेटा 12 पुरुष प्लस 8 महिलाएं। अब 3 गुणा 112 बट्टे में 12 पुरुष तो है ही बेटा, ये काम बेटा पुरुषों के करस्पॉन्ड निकल के आया है, ध्यान रखना, क्योंकि 3 पुरुष 112 दिन में कर रहे हैं। तो अब यहां 8 महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर होंगी 4 पुरुषों के बराबर होंगी, क्योंकि 2 महिलाएं 1 पुरुष के बराबर है, तो 8 महिलाएं 4 के, और 12 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 16 पुरुष, पुरुष से पुरुष कट गया। अब देखो 16 से काटो, 16 पंजे 80, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 112 और 7 तिया 21 दिन आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितने दिन आ जाएगा बेटा आपका 21 दिन आ जाएगा, इसका एकदम राइट आंसर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 24 और 36 का घनानुपात होगा बेटा, घनानुपात या इसको बोलते हैं हम तृतीयानुपाती, एक ही चीज होती है, ध्यान रखना बेटा, घनानुपात और तृतीयानुपाती अलग अलग नहीं है। 24 और 36 का तृतीयानुपाती क्या मान लिया हमने x। अब देखो ये तृतीयानुपाती है, तो तृतीयानुपाती है तो बेटा इसका मतलब है कि जो अनुपात 24 और 36 में है वही अनुपात 36 और x में होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 24 गुणा x बराबर 36 गुणा 36, तो x बराबर 36 गुणा 36 बटा में 24, 12 दूनी 12 तिया 2 से 18 बार, और 18 तिया कितना आ गया 54 आ गया। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर 54 आ जाएगा। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखो बेटा एक बार सीधा देखेंगे, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, देखो विक्रय मूल्य दिया है आपके पास कब, जबकि 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि हो रही है तो कितने की वैल्यू हो गई है 75 की वैल्यू हो गई। और बेटा ये कितनी है बताओ 600 रुपए, कितनी है 600। अब एक बात बताओ बेटा, हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, 600 रुपए है विक्रय मूल्य, लेकिन यहां विक्रय मूल्य कितना है बेटा 75, क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100, तो गुणा में 100 कर, 25 तिया 25 चौका 3 से 200 बार, और 200 चौका कितना आ गया 800 रुपए आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 800। दोबारा देख लो, 600 रुपए में बेच रहा हूं तो 25% का नुकसान हो रहा है बेटा, तो 600 बटा कितना आ गया 75 आ गया, 600 बटा 75 आ गया, हमें गुणा कितने का कर देना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 का कर देना है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। tan 45 का मान, देखो ध्यान रखना tan 45 का मान 1 होता है,
tan 0 का मान होता है ये बेटा, ठीक है, यह आपका tan 90 का होता है और यह आपका बेटा tan 60 का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होगा बेटा, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। एक्स स्क्वायर, देखो 2x माइनस पी के मूलों के वर्गों का योग, देखो इसके मूल मान लिए हमने अल्फा और बीटा है और आपको दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है, 10। तो आपसे पूछा है कि बताओ पी का मान क्या होगा। देखो बेटा मैं कहूं आपसे, ये एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा समझेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो यहां मूलों का जो योगफल होगा वो होगा माइनस बी अपॉन में ए और मूलों का गुणनफल होगा सी अपॉन में ए। ये ध्यान रखना है बेटा, माइनस बी अपॉन में और सी अपॉन में ए। यहां पे आपको दिया है बेटा पी। अब देखो यहां अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल ज्ञात कर रहा हूं, तो बेटा सी अपॉन में ए, सी का मान क्या है, माइनस का पी अपॉन में ए का मान क्या है बेटा, यहां पे एक्स स्क्वायर है, कुछ भी नहीं गुणा में, पी बटा 1 तो माइनस पी। तो जो मूलों का गुणनफल है वो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस पी आ रहा है। अब देखिए इससे देखते हैं बेटा एक बार, इसमें देखें हम यहां पे मूलों का गुणनफल। अब यहां देखो बेटा मूलों के योगफल की बात करता हूं इस समीकरण में, मैं इसमें एल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस 2 बट्टा 1 या माइनस 2, इसका आप बेटा स्क्वायर कर दो, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है स्क्वायर हो जाएगा 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा, ये 2 का स्क्वायर आ गया 4, इसका मान कितना है 10, तो 10 प्लस 2 इंटू में एल्फा बीटा बराबर 4, तो बेटा 2 एल्फा बीटा आ जाएगा, 4 माइनस 10 बराबर माइनस 6, तो एल्फा बीटा बराबर आ गया माइनस 3। यहां एल्फा बीटा माइनस 3 है और यहां पे बेटा एल्फा बीटा क्या आया है, माइनस पी, तो माइनस का चिन्ह कॉमन है, तो पी का मान क्या आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। तो पी का मान क्या आ जाएगा, आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3। दोबारा देख लो एक बार, यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होगा आपके पास, ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन में है, मूलों का गुणनफल सी अपॉन में है। तो यहाँ बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम मूलों का योगफल इसमें निकालेंगे, तो ये माइनस 2 बटा 1 आ जाएगा और मूलों का गुणनफल आएगा बेटा माइनस पी अपॉन में 1, तो माइनस पी आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये 4 हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 10 और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा माइनस 3, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो पी बराबर कितना आ गया आपका 3। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो वही आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा, ये देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, अल्फा बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए, तो बी का मान क्या है बेटा 3, तो माइनस 3, ए का मान क्या है 2, तो माइनस 3 बट्टा 2 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 3 बट्टा 2। इसके बाद चलिए आगे, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बताओ उसका परिमाप होगा। देखो बेटा वर्ग का जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर और ये 196 है, तो ए बराबर कितना आ गया, मैं कहूं बेटा ए बराबर अंडर रूट ऑफ 196, तो इसका मतलब ए इजुकल टू 14 आ गया, ए इजुकल टू कितना आ गया 14। आपसे परिमाप पूछा है तो बेटा इसका जो परिमाप होगा वो 4a होगा, तो 4 गुणा 14 कितना आ गया 56, कितना आ गया बेटा 56 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका 56 होगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। देखो बेटा वृत्त का क्षेत्रफल व्यास है d बराबर कितना है 5, तो बेटा त्रिज्या हमारे पास r होती है व्यास बटा 2, मतलब 5 बटा 2 आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होगा बेटा 22 बटा 7, आर का मान कितना है 5 बटा 2 का स्क्वायर, तो ये 22 गुणा में 25 बटा में 7 गुणा 4 आ जाएगा। तो इसको आप बेटा सॉल्व कर लेना एक बार, ये 2 से 2 बार कट गया, 2 से 11 बार कट गया, तो ये 275 बटा गुणा करेंगे बेटा तो ये 14 आ जाएगा और 14 का भाग देंगे इसमें, तो मेरे हिसाब से 14 एकम 14 हो गया बेटा। अब देखो 14 एकम 14 हो गया, बचे कितने 13, 135 हो गया, 135 हो गया तो 14 नम्मा, अब देखो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना आ गया
64 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, log 10 और इसका मान होगा, देखो बेटा log 10 और 1000 का मान, बेटा यहां 10 है तो मैं इसको लिख सकता हूं log 10 और इसको 10 की घात 3 लिख सकता हूं। अब 3 घात में 3 कहां जाएगा आगे, 3 log 10 10, क्योंकि इसलिए लिख सकता हूं कि log m की पावर n है तो इसको लिख सकता हूं n log m, इसको ये लिख सकता हूं मैं। अब यहां आगे ये आ गया बेटा, अब आगे देखो log 10 10 इसका मान हो जाएगा 1 तो 3 आ जाएगा, क्योंकि log a यदि बेस और ये दोनों बराबर हैं तो इसका मान 1 होता है, तो log 10 10 है, log 10 का मान क्या होगा 1 होगा, तो हमें बताना है बेटा इसका मान क्या आ रहा है 3 आ जाएगा आंसर। सीधा सा तरीका है, आप ये देखो बेटा यहाँ कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्ट कर दो आप, कितना हो जाएगा 3, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 जीरो होती तो 4 हो जाता, 5 जीरो होती तो 5 हो जाता, कब, जब यहां बेस 10 होता। ये आ गया बेटा, देखो 7/4 प्लस 5/6 प्लस 2/3, एलसीएम आ गया बेटा इनका कितना 12। अब देखो 4 का भाग 2 बार में 3 बार, तो 3 गुणा 7, 6 का दिया 2 बार, 6 दूनी 12, 2 गुणा 5, 3 का दिया 4 बार, तो देखो 3 से 4 बार, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, तो 21 प्लस 10 प्लस 8 बट्टा में 12, 21 प्लस 18 बटे 12, 21 और 18 के आगे बेटा 39/12, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो आ जाएगा 39/12। इसके बाद चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 4 5 6 8 9 इनका पूरा पूरा भाग जाता है, तो इनका बेटा एलसीएम निकाल दो आप। देखो इनका क्या निकाल देंगे एलसीएम, 3 4 5 6 8 और क्या बेटा 9, तो पहले जिनमें 2 कॉमन आ रहा है 2 ले दो, 3 आ गया, यहां 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, फिर 2 कॉमन ले दो बेटा, 3 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया। अब यहां कॉमन ले दो बेटा 3 कॉमन लिया, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब गुणा करो बेटा डायरेक्ट, 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 180 और रुको एक बार, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 90, 180, 180 दूनी 360, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 360। गुणा करेंगे ना बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, इन सारी संख्याओं का कर दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 360। अब आगे देखो बेटा, यदि आपके पास दिया है ई बराबर 5, देखो ई 5 पे आता है, ठीक है, होटल 60, एच को 8 लिखेंगे, ओ को 15 लिखेंगे, ऑक्सीजन 15, टी 20, ई 5, लंच 12 बजे, जोड़ो इनको, 15 और 8 23 और 20 43, 43 और 5 कितना हो गया 48 और 12 60, ठीक है। आगे एल ए एम बी, लंच बेटा 12 बजे, ए 1 पे आता है, मेरा 13 हो गया और बी का कितना हो गया 2, तो 12 और 1 13 दूनी 26 और 2 कितना आ गया बेटा 28, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 28 आ जाएगा। किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, देखो बेटा यहां मैं हो गया, मेरा पुत्र हो गया, अब मेरे पुत्र का चाचा मेरा भाई होगा, जो मेरा भाई है मेरे पुत्र का क्या लगेगा चाचा लगेगा बेटा, तो मेरे पुत्र का चाचा है, और मेरे पुत्र का चाचा उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, ये आ गया वृद्ध व्यक्ति। तो बताइए मेरी मां के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है, तो मैं ये वृद्ध व्यक्ति बेटा पिता ही हो गया, ये मां हो गई, तो बताइए मेरी मां के इकलौते पुत्र, अब देखो यहां कह रहा है बेटा मेरी मां का इकलौता पुत्र तो मैं खुद ही हो जाऊंगा, लेकिन यहां 2 पुत्र बन रहे हैं तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसको हमें छोड़ देना है बेटा, ठीक है। बाकी ये संबंध किसी से पूछे तो हम आसानी से ज्ञात कर देंगे, ठीक है, किसी से भी संबंध पूछे तो हम ज्ञात कर सकते हैं इसका। चलो आगे, बाकी ऐसा करो बेटा, संबंधी ज्ञात करना है तो मेरे पुत्र के, मेरी मां नहीं मेरे पुत्र के, मेरे इकलौते पुत्र का संबंध उस व्यक्ति से क्या है, तो नाती कर लेना बेटा, इसको इस तरीके से कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये हटा दो, मेरी मां के हटा दो, मेरे इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध व्यक्ति से क्या है, तो मेरे इकलौते पुत्र का संबंध वो उसका क्या लगेगा नाती लगेगा। अक्षरों में कौन सा समूह खाली है, स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो पहले इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 है तो डेफिनेटली 4 4 का जोड़ा बनेगा बेटा। यदि 15 आ जाए तो ध्यान रखना 3 का भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है। 8 आ जाए तो 4 4 का ही बनेगा। 9 आ जाए तो 3 3 का बनेगा। 12 आ जाए तो बेटा 3 और 4 का बनेगा। इस तरीके से देखना है। लेकिन 16 आ गया तो यहां पर सीधी सी बात है 4 का बनेगा। अब 4 का देखो कैसे, पी एफ आर, देखो यहां क्यू नहीं आया, मैं एक बार रख के देखता हूं। क्यू पी एफ आर, क्यू पी एफ आर, क्यू पी एफ आर, क्यू पी एफ आर। तो बेटा क्यू पी एफ आर इसका राइट आंसर है। तो क्यू पी एफ आर ये आपकी सीरीज है वो बन रही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, मैं लाइन में दोनों तरफ से सातवां हूं। देखो दायां भी सातवां है और बायां भी सातवां है। तो कुल पूछा है तो कुल व्यक्ति निकालने का सीधा फॉर्मूला है दायां प्लस बायां माइनस 1। तो 7 प्लस 7 माइनस 1 14 माइनस 1। तो कितने आ गए, 13 व्यक्ति हैं। तो बेटा लाइन में कितने व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति हैं। आगे देखिए अब अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। देखो पहले बात करते हैं अशोक की। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया है। पहले देखो बेटा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया है, ठीक है 8। इसके बाद दक्षिण के बाद 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ गया है। 3 किलोमीटर कहां पर गया है, पश्चिम की तरफ गया है, ठीक है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। अब 5 किलोमीटर गया, अंत में पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया। तो अशोक शुरू हुए स्थान से कौन सी दिशा में, तो बेटा ये शुरू हुए स्थान से कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, दक्षिण दिशा में। ध्यान रखना अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण जाओ पहले, फिर उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा है 3 किलोमीटर चला है, फिर 5 किलोमीटर मुड़ा है उत्तर की ओर चला है, फिर 3 किलोमीटर मुड़ा है इधर चला है। तो अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वो कितनी दूरी पर है, वो 3 किलोमीटर। दिशा पूछे तो दक्षिण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण।